अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वालेकुम सलाम जी। ठीक आ रही है डॉक्टर रूज। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने हेमाटोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, पेज नंबर 473, 91 पेज पे थे हम। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने हाइपोफॉस्फेटीमिया किन किन चीजों के साइड इफेक्ट्स में पढ़ा था? हाँ जी, कौन बताएगा? रीफीडिंग सिंड्रोम में, रिकवरिंग डीके के साथ, और वेरी गुड। आयरन आयरन थेरेपी के साथ। एक्सीलेंट। आईवी आयरन थेरेपी, और एक और चीज रह गई, टिनोफोविर। ठीक है। ये हमने चार चीजें मरियम ने बताई। ये चीजें हमने इनके साथ पढ़ा था कि हाइपोफॉस्फेटीमिया आ जाता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 91 एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ वोन विलिब्रेंट डिजीज? कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो टाइप 2 है आपके पास, उसमें हमारे पास जो है ना फर्दर टाइप्स होती हैं। जो 2B है ना, उसमें हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आता है। जब मैंने आपको एक केस भी एग्जांपल भी दी थी, हमारे पास पेशेंट था एक इस तरह का। 92 एमसीक्यू हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर टाइप 2B वोन विलिब्रेंट डिजीज? जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है जिस टाइप में, उसमें हालांकि हमने पढ़ा था कि सीकेडी में आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का ट्रीटमेंट ही आपने डेस्मोप्रेसिन देना है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, इसमें आपके पास डेस्मोप्रेसिन का रूल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्यूट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ होता है। और सीकेडी में क्या होता है, आपके पास फंक्शनल क्वालिटेटिव डिसफंक्शन हुआ हुआ होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, जो पिक्चर आती है प्लेटलेट्स का। 93 एमसीक्यू हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्वायर्ड वोन विलिब्रेंट डिजीज? बाकी जो हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं, इनके साथ वोन ब्लिबरेंट हो सकती है, लेकिन हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ नहीं हो सकती। ठीक है। वोन ब्लिबरेंट आपके पास ये जो कंडीशंस हैं आपके पास, बाकी एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, एमकस हो गया, एसएलई, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ये हमारे पास एक्वायर्ड की कॉजेज में आ सकते हैं। 94 एमसीक्यू हमारे पास है। अ 23 years old male presented with the uncontrolled bleeding after tooth extraction. Lab showed HP 12.1, WBC 7,000, platelets 2,35,000, bleeding time उसका 12 minutes है, PT-APTT उसका 14 और 45 seconds. What is the probable diagnosis? अच्छा, अब आपने इसमें याद रखना है कि प्लेटलेट्स तो नॉर्मल आए हुए हैं, लेकिन आपके पास जो है ना, आपके पास एपीटीटी डिरेंज आया हुआ है। आगे जो नेक्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिटरमिन करता है कि आपके पास कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है। जो वोन ब्लिबरेंट डिजीज है, इसमें आपके पास जो है वो आपके पास ब्लीडिंग टाइम और एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी बेस पे आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे होते हो हीमोफीलियास वगैरह से, उसमें आपके पास एपीटीटी रेंज होता है। अब आ जाती है हमारे पास जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के डिसऑर्डर्स होते हैं कॉन्जेनिटल, वो ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया होता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास होता है जो उसका भी एमसीक्यू आएगा, नाम मेरे जहन से स्किप हो रहा है, बी से शुरू होता है नाम। ठीक है। अभी उसके जो है ना विजडम से एमसीक्यूज पे आते हैं, उसके दो बर्नार्ड डिफरेंसेस होते हैं। सोलियर होता है। बर्नार्ड बर्नेट सोलियर। बर्नेट सोलियर सिंड्रोम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उन दोनों का क्या डिफरेंस होता है, रिस्ट्रोसेंटिन ऐसे कैसे कराते हैं, ये मैं आपको ना बताती हूँ बाद में। 95 हमारे पास एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ हीमोफीलिया ए? अच्छा, ये अब जेनेटिक कॉज में जीन इन्वर्जन इसको रट्टा ही है कि इसमें जीन इन्वर्जन इसकी कॉज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 96। अ 13 years old boy is diagnosed case of hemophilia, mild hemophilia A. Hemophilia presented with a history of left hip pain for 4 days after fall from the cycle. Examination pain on movement of the left leg with hip flexed and the thigh externally rotated. He also has paresthesias down the medial aspect of the thigh. Weight of the patient is 35 kg. How will you treat? अच्छा, ये पेशेंट जो हीमोफीलियास के होते हैं, इसकी ना सर्जरी वार्ड से भी आपको पता है बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि इनको इतना है, इनकी सर्जरी होने लगी है, तो इसमें कितना रखना है आपने, फैक्टर्स कितने रखने हैं इसमें। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास किस तरह आप कैलकुलेट करते हो इसमें। अब पेशेंट जो है ना, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट, हमारे पास जो पेशेंट आ भी रहे होते हैं हीमोफीलियास के, हम उन्हें फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट लगा रहे होते हैं, तो उनमें हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इवन कि मेडस्केप में डिफरेंट सर्जरी के अंदर भी लिखा हुआ है कि इस सर्जरी में आपने इतने लेवल रखने हैं, इस सर्जरी में आपने इतने। तो वो जब हमारे पास कॉल्स आती थी तो हम मेडस्केप से निकाला करते थे। तो आपने सिंपल जो है ना, अब आपके पास जो है फैक्टर 8 आपने 50 मिलीग्राम इंटरनेशनल यूनिट्स पर किलोग्राम बोलस से स्टार्ट करना है,
और 100% करेक्शन करके, फॉलोड बाय 25 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी 12 आवरली until the patient become asymptomatic. और उसके बाद आपने 25 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी एवरी अदर डे फॉर अ टोटल ऑफ 14 डेज। आप लोग भी शायद आपने किसी हीमोफीलिया के पेशेंट की रिपोर्ट देखी है? किसी ने कभी देखी हो कि उसमें फैक्टर्स की परसेंटेज भी लिखी हुई होती है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। उसमें आपके पास परसेंटेजेस लिखी हुई होती हैं कि परसेंटेज में क्या होता है आपके पास कि जो लाइक आपके पास अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के साथ आता है तो अक्सर आपके मतलब जो कंसल्टेंट भी वार्ड में कह रहे होते हैं कि ये जो है आपके पास इस पेशेंट में यकीनन 1% से भी कम रह गए होंगे। तो अब आपने जो है ना वो बढ़ाने होते हैं, लेवल्स बढ़ाने होते हैं इसमें। अच्छा, इस तरह आपने उसको जो है ना 100% लेके आना होता है लेवल उसका। 97 एमसीक्यू हमारे पास है। अच्छा, इसमें ना पिक्चर आगे पीछे हो गई है इस उसमें। A 3 years old boy is presented with uncontrolled bleeding after circumcision. Lab shows normal platelets with normal bleeding time. पेशेंट का जो है वो प्लेटलेट prothrombin time उसका 14 with APTT 65. What is your diagnosis? अब इसमें आपके पास जो है हाई एपीटीटी आ गया तो वो हीमोफीलिया को शो कर रहा है। जो अगस्त 2022 की डाइट थी उसमें जो एमसीक्यू आया था फैक्टर 13 डेफिशिएंसी का आया था। फैक्टर 13 में आपने याद रखना है उसमें भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसमें जैसे जो है अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सीजन के बाद इस तरह मतलब होती है, पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री बच्चे की दी हुई होती है या न्यूरोलॉजिकल ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसमें आपने याद रखना है पीटी एपीटीटी ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। तो इस तरह का एक एमसीक्यू आप 2022 अगस्त के पेपर में करोगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 98। A 72 years old female। मैडम इसमें इसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है? ये फैक्टर 13 डिफिशियंसी में पीटी एपीटीटी नॉर्मल होंगे? आपके पास जो डिरेंजमेंट आप ना अलमगरिबी में एक टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 10 9 7 2 इसके साथ तो आपके पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज होता है। 2 5 10 कॉमन पाथवे में आ जाते हैं जो हमारे पास क्लॉटिंग प्रोफाइल के पाथवे थे ना। और एक आपके पास जो खाली एपीटीटी को खराब करते हैं वो हमारे पास जो हीमोफीलियाज वाले वही 9 8 आ जाता है, 12 आ जाता है। अब जो हमारे पास 13 है ना इसका इसका पाथवे का रोल ही नहीं है पीटी एपीटीटी वाले पाथवे में। तो इसलिए आपके पास जो है ना ये पाथवे में पीटीए पीटीटी नॉर्मल रह जाता है इसमें। हमारे पास एक पेशेंट भी आया था वार्ड में, उसकी फैक्टर 13 डेफिशिएंसी निकली थी एट द एंड। उसकी ना उसकी हिस्ट्री थी उसकी सेम, यही मदर ने बताया कि जब इसको जो है अम्बिलिकल कॉर्ड कट की उसकी जब पैदा हुई तो बहुत ज्यादा इसको ब्लीडिंग हुई। उसके बाद इसको ना उसने कहा कि हीमोफीलिया है कोई ना। तो हमने उसका पीटीए पीटीटी कराया, हमने सोचा करेक्ट हुआ है, अभी इसको हमने फैक्टर दिए थे, वो कहती वो मतलब लगवा देते हैं, कुछ डायग्नोज नहीं हुआ। जब उसकी सारी हमने फैक्टर 13 भी कराया, फैक्टर 13 पॉजिटिव आ गया, उसका पीटीए पीटीटी ईच एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उसको जो है हमारे पास वो आई थी पेरिटोनाइटिस के साथ, उसको ब्लीडिंग इन एब्डोमेन हो गई थी। तो आपके पास जो है ना फैक्टर 13 में किसी पाथवे में नहीं आ रहा होता, तो इसमें आपके पास पीटीए पीटीटी नॉर्मल रह जाते हैं। ये एक एमसीक्यू आता है, ठीक है। और ये अप टू डेट ने भी फैक्टर 13 के बारे में फिर हमने उसमें से निकाला था, अच्छा लिखा हुआ था, यही चीजें लिखी हुई थी उसकी कि न्यूरोलॉजिकल ब्लीडिंग इसमें कॉज ऑफ डेथ बनता है फिर। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 98 है। A 72 years old female presented with known case of rheumatoid arthritis, presented with excessive vaginal bleeding for 1 month. There is no abnormality in the genital tract. Lab shows normal platelets, bleeding time, PT, fibrinogen with a prolonged APTT. Mixing studies do not correct the APTT. What is the likely diagnosis? अब आपने याद रखना है कि आप एक्वायर्ड और कंजेनिटल को जो डिफरेंशिएट करते हो मिक्सिंग स्टडीज से करते हो। अगर मिक्सिंग स्टडीज से करेक्ट हो जाता है मतलब उसमें वो डालते हैं फैक्टर्स ना मिक्स करके, कुछ इस तरह होता है कि आप डालते हो, अगर वो एक्वायर्ड एंटीबॉडीज नहीं होती तो वो आपके पास हीमोफीलिया, तो वो मिक्सिंग स्टडी से करेक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं पाथवे सही हो जाता है। लेकिन अगर एंटीबॉडीज बनी हुई है तो मिक्सिंग स्टडी से वो करेक्ट नहीं होता। जो एक्वायर्ड होता है उसमें आपके उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के साथ। तो फिर वो जो भी हम मिक्सिंग मतलब जो भी स्टडी डालें उससे वो बेहतर नहीं होता। 99 एमसीक्यू हमारे पास है। A diagnosed case of von Willebrand disease. Patient presents with tooth extraction, needs tooth extraction. His dental surgeon needs your consultation. What will you advise? हमने कहा था कि वैसे तो वोन विलिब्रेंट डिजीज में जो आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ एसोसिएटेड होती है जो कि 2B है, उसमें हमारे पास क्या होता है डेस्मोप्रेसिन का ऐसा रोल नहीं होता क्योंकि ट्रांजिएंट जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है। लेकिन आपके पास वैसे वोन विलिब्रेंट डिजीज में डेस्मोप्रेसिन देना होता है।
100 MCQ हमारे पास है। A 10 years old male presented with recurrent epistaxis. Investigations shows normal platelet with a bleeding time of 11 minutes. Increase है उसका bleeding time. PT-APTT are normal. Further testing shows decreased primary platelet aggregation response with normal response to ristosentin. What is word diagnosis? अब ये है Glanzmann's thrombasthenia. अब ग्लैंसमैन्स थ्रोम्बस्थेनिया में क्या होता है और बर्नर्ड सोलियर में क्या होता है? अब राइपा जो है इसके लिए आप कहते हो टेस्ट कराते हो। अब आपके पास जो है ना रिस्ट्रोसेंटिन एसे टेस्ट ना, जिसकी बेस पे आप जो है वो डिफरेंशिएट करते हो, ये आपके पास कौन सा आएगा? ग्लैंसमैन्स आएगा, बर्नर्ड सोलियर आएगा। अब आपके पास ग्लैंसमैन्स में किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं? आपके पास जो है ना वो डेफिशिएंसीज हो जाती हैं फिब्रिनोजेन रिसेप्टर 2 अल्फा बीटा 3। ठीक है। अब इसने 2 अल्फा बीटा 3 ने क्या करना था? एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स करनी थी। ठीक है, प्लेटलेट्स की आपस में एडहेरेंस। तो इसका रिस्टोसेंटिन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जो हमारे पास बर्नर्ड है उसमें फैक्टर 9 1b के खिलाफ बनती है, और फैक्टर 1b 9 ने क्या करना होता है? प्लेटलेट से प्लेटलेट्स को भी जोड़ना है और प्लेटलेट से उसने वोन विलिब्रेंट फैक्टर को भी मिलाना है आगे जाके कहीं। ठीक है, जिसकी वजह से एंडोथेलियन वॉल से मिलना होता है उसने। तो अब इसकी वजह से जो रिस्ट्रोसेंटिन है ना, इसका वोन विलिब्रेंट फैक्टर पे कहीं रूल होता है। अब ग्लैंसमैन्स थ्रोम्बस्थेनिया और बर्नर्ड सोलियर को आप डिफरेंशिएट इस बेस पे करते हो, तो ग्लैंसमैन्स के अंदर जो है वो रिस्ट्रोसेंटिन एसे को रिस्पॉन्स नॉर्मल आ जाता है, लेकिन बर्नर्ड सोलियर में वोन विलिब्रेंट डिजीज की तरह इसको डिफेक्टर जो है ना, इसको इफेक्ट जो है वो खराब आता है रिस्ट्रोसेंटिन को, क्योंकि उसने जो जिस फैक्टर को जोड़ना है वो प्लेटलेट से भी और वोन विलिब्रेंट से भी जोड़ना है। ठीक है, तो इस बेस पे एमसीक्यू विजडम में भी है, पास पेपर्स में भी है, जिस बेस पे ग्लैंसमैन और इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है बर्नर्ड सोलियर को। ठीक है, क्लियर हो गया ये ग्लैंसमैन और बर्नर्ड सोलियर का? मैम ये मैम ये रेस्टोसेटिन का रिपीट कर ले मैडम। रिपीट तो कीजिए। अच्छा देखो, अब होता क्या है कि रिस्ट्रोसेंटिन ऐसे से आपने क्या चेक करना होता है? आपने जो है ना वोन विलिब्रेंट और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन देखनी होती है। अब इसने जो है, जो हमारे पास ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया है, इसमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो खाली जो है ना उस वाली एंटीबॉडीज उस रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती हैं जिसने प्लेटलेट और प्लेटलेट को जोड़ना होता है आपस में। तो जो है वो 2 अल्फा बीटा 3, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इसका रिस्ट्रोसेंटिन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आता, क्योंकि प्लेटलेट और प्लेटलेट ने आपस में जुड़ना था। तो ग्लैंसमैन्स का रिस्ट्रोसेंटिन को रिस्पॉन्स नॉर्मल आ जाता है। अब रिस्ट्रोसेंटिन ने का रिस्पॉन्स जो खराब आएगा वो बर्नर्ड सोलियर में आएगा, क्योंकि बर्नर्ड सोलियर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो फैक्टर 9 और 1, इस फैक्टर 9 के अगेंस्ट बन रही होती हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 9 और 1 बी डिफेक्ट होता है उसमें। तो अब जो ग्लाइकोप्रोटीन 9 और 1 बी होती है, वो जो है उसने क्या करना होता है? प्लेटलेट्स को वोन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ मिलाना होता है। क्लॉटिंग प्रोफाइल है ना, क्लॉट बनाना है। अब जो रिस्ट्रोसेंटिन ऐसे है वो वोन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ एसोसिएटेड होता है उसका रिस्पॉन्स। अब जो है हमारे पास जो है बर्नर्ड सोलियर, बेसिकली उसमें हो तो रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडीज बन रही है, जिन एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स के ऊपर, उस रिसेप्टर ने प्लेटलेट्स को वोन विब्रेंट के साथ भी जोड़ना था एंडोथेलियम रिसेप्टर वॉल पे। तो जिसकी वजह से रिस्ट्रोसेंटिन को उसका रिस्पॉन्स खराब आ जाता है। तो इस बेस पे आप डिसाइड करते हो कि ये ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया होगा या ये बर्नर्ड सोलियर होगा। क्लियर हुआ है? मैम प्लेटलेट्स डॉक्टर दोनों में उर्मिज नॉर्मल रिपीट होंगे कर ना? देंगी? आपके पास जो है ना बेसिकली क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं ग्लैंसमैन्स में भी और बर्नर्ड सोलियर में भी। ठीक है, ग्लैंसमैन्स में एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनती हैं? उस रिसेप्टर के खिलाफ बनती हैं जिसने प्लेटलेट को प्लेटलेट से जोड़ना है। जो प्लेटलेट को प्लेटलेट से जोड़ने के लिए रिस्ट्रोसेंटिन का कोई आपस रोल नहीं होता। ठीक है, रिस्ट्रोसेंटिन एक एक इस तरह का वो है जिसने चेक करना है कि वोन विलिब्रेंट के साथ, और वो जो वोन विलिब्रेंट के साथ एसोसिएटेड होगा उसमें रिस्ट्रोसेंटिन ऐसे आपका खराब आएगा, राइपा टेस्ट। और जो हमारे पास बर्नर्ड सोलियर में एंटीबॉडीज बनती हैं वो उस रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती हैं जिसने प्लेटलेट्स को वोन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ जोड़ना था आगे, एंडोथेलियम जो आपके पास वॉल वेसल वॉल पे लगा हुआ है उसके साथ उसने जाके जोड़ना था। अब प्लेटलेट्स की जब उसके साथ बॉन्डिंग सही नहीं होगी तो वो रिस्ट्रोसेंटिन ऐसे आपका खराब आ जाएगा। टेस्ट है बेसिकली जिसमें आपके पास, तो ग्लैंसमैन्स में तो वोन विलिब्रेंट का रोल ही नहीं है कोई। उस रिसेप्टर ने तो वोन विलिब्रेंट से मिलाना ही नहीं ओके। था, उसे तो सिर्फ प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को मिलाना था। अब क्लियर हुआ है?
मैडम जी प्लेटलेट्स जी दोनों में नॉर्मल होंगे? नहीं नहीं, ये तो है ही थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिजीजेस। एंटीबॉडीज ही अच्छा थ्रोम्बो प्लेटलेट्स पे जो रिसेप्टर्स है उनके खिलाफ बनी हुई है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो आएगा। ये तो है नहीं ही दोनों मैडम, जब थ्रोम्बोसाइटो। मींस कि ड्यूरिंग ब्लीडिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आएगा, या नॉर्मली जब हम मेजर करेंगे तो उसमें भी उनके प्लेटलेट्स कम आ रहे होंगे? मींस कि कोई इंजरी पेशेंट हुई ये जहाँ जो पे ग्लैंड्समैन और बर्नर्ड सोलियर के पेशेंट है ना, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ब्लीडिंग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि अक्सर पता चलता है, हम पहले सोच रहे होते हैं वार्ड्स में आईटीपी होगा, लेकिन बहुत यंग एज में आ जाती हैं फीमेल्स, तो पता चलता है बर्नर्ड सोलियर और ये ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया निकलते हैं। उनके प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा होता, फिर आप ये एसेस कराते हो, रिस्ट्रोसेंटिन एसेस कराते हो, एंटीबॉडीज चेक करते हो, फिर आपको जाके पता चलता है। बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े हुए भी होते हैं, हम लोगों ने एफएफएच में देखे थे, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में इसमें लिखा मैम हुआ था सिंपल कि ग्लैंड्समैन, मतलब जो रेजिस्टेंस से इम्प्रूव हो रहा है वो ग्लैंड्समैन है, अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं बर्नर नहीं, सोलियर। रिस्ट्रोसेंटिन एक नहीं 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 नहीं, रिस्ट्रोसेंटिन एक टेस्ट है जिसको रिस्पॉन्स उसका नॉर्मल आता है, क्योंकि रिस्ट्रोसेंटिन का रिस्पॉन्स खराब ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसने प्लेटलेट्स को प्लेटलेट से जोड़ना था। एक टेस्ट है, आप चेक कर रहे हो, मेड एक टेस्ट है रिस्ट्रोसेंटिन ऐसे, एक टेस्ट है बेसिकली, जिसमें वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो डिसाइड कर रहा है कि आपका जो है वो ग्लैंड्समैन होगा या बर्नर्ड सोलियर होगा। अगर वो रिस्पॉन्स नॉर्मल आ जाता है तो ये ग्लैंड्समैन है, क्योंकि उसने प्लेटलेट्स को प्लेटलेट से जोड़ना था। रिस्ट्रोसेंटिन ऐसे उसमें खराब आता है जिसमें आपके पास वोन डिलीवरेंट फैक्टर इन्वॉल्व हो। जो आपके पास ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसिनिया में एंटीबॉडीज बनती हैं जिस रिसेप्टर के अगेंस्ट, उसने वोन डिलीवरेंट से मिलाना ही नहीं होता, उसने तो प्लेटलेट्स को प्लेटलेट से मिलाना है। आप क्लियर हुए? जी मैडम, ये जो एक पेज पीछे जो इन्होंने जो टेबल दिया हुआ है उसमें ये ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसिनिया में भी ये बताया हुआ है कि प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगे। तो नॉर्मल ये ड्यूरिंग, मतलब अगर नॉर्मली हम बाय चांस इनका प्लेटलेट्स मेजर करेंगे वो नॉर्मल आएंगे, लेकिन अगर ड्यूरिंग इंजरी या कोई ब्लीडिंग या कोई ट्रॉमा हो उसमें प्रेजेंट किया तो उसके प्लेटलेट्स डिक्रीज हुए होंगे। तो ये कोई कुछ ऐसा होता है या वैसे भी इनके प्लेटलेट्स ये है कम? हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिजीजेस। ठीक है, आपके पास इसमें बहुत ज्यादा जो है ना मतलब लाइक मैम आपके पास नॉर्मल और या स्लाइटली डिक्रीज होते हैं। मैं आपको जो वोन डिलीवरेंट डिजीज वाला पेशेंट बता रही थी, वो हमारे पास जो है वो प्लेटेलेट टाइप ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट किया था, म्यूकोजल ब्लीडिंग के साथ ना। तो जब उसका गया तो मैं ग्लैंड्समैन और बर्नर्ड, यंग बिल्कुल बच्चा था, मैं ग्लैंड्समैन और बर्नर्ड सोलियर सोच रही थी। तो मैंने आपको अभी पिछले दिनों एग्जांपल भी दी, तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा था कि आप इस पे क्यों सोच रही हो इतना ज्यादा, इसमें इतना स्वेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं तो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन डिजीजेस में, लेकिन आपके पास स्लाइटली लो टू नॉर्मल होता है। ठीक है, और इसमें प्लेटलेट्स का फंक्शन भी खराब हुआ होता है, क्वालिटेटिव ज्यादा इफेक्ट आ रहा होता है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि कॉमन डिजीजेस पहले सोचो, जो वोन ब्लिबरेंट डिजीज है उसमें जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिजीज कराती है वो 2B, तो वो क्यों नहीं सोची, क्योंकि वोन ब्लिबरेंट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज ना। तो उन्होंने मुझे कहा ये वाली चीजें सोचनी चाहिए, कॉमन थिंग्स। तो ये चीज इस लिहाज से है। ठीक है, तो मैम स्लाइटली नॉर्मल टू आपके पास डिक्रीज होता है इसमें। हाँ जी। मैम ये बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में एपीटीटी पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं, उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना उसमें, क्लॉटिंग में, उसमें प्लेटलेट्स का फंक्शन खराब हो रहा है सिर्फ। मेन के बर्नार्ड सोलियर और ग्लैंड्समैन में ओनली पीटी जो है ना राइट होगी, पीटी हाँ जी, एपीटीटी दोनों सिर्फ में सिर्फ ना। उसमें आपके ठीक। पास प्लेटलेट्स का खराब हो रहा है काम। सिर्फ और बाकी फिर सिर्फ आप इन हम दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या काम करते हो, आप इन दोनों को रेस्ट, डिफरेंशिएट करने के लिए रिस्टोसेटिन एसिड राइपा टेस्ट कराते हो। ठीक है मैम, क्लियर हो गया ये। ठीक है, चलो ये मैम ठीक है ये आगे। बर्ना ये जो ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसिनिया है, इसमें ये रिसेप्टर का मसला है, अल्फा टू रिसेप्टर के अल्फा खिलाफ बीटा 3। एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो प्लेटलेट्स पे रिसेप्टर्स है ना उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, या फिर उसके खिलाफ जो है ना डेफिशिएंसी हो जाती है उन रिसेप्टर की। वैसे प्लेटलेट नॉर्मल होते हैं, उसकी रिसेप्टर्स का मसला होता है। रिसेप्टर्स का मसला हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं हो पा रही होती, फंक्शनल डिसफंक्शन हो जाता है प्लेटलेट ज्यादातर क्वालिटेटिव। जी तो लेकिन आपके पास स्लाइटली ये है ही बेसिकली प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं। सही मैडम, ठीक ठीक मैडम है, सही। और हमारे पास स्लाइटली इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलता है इन केसेस में। अच्छा, 101 MCQ हमारे पास है। 28 years old female presented with sudden onset of shortness of breath and pleuritic chest pain for 3 hours. Patient is 3 week postpartum after C-section at 36 weeks due to preeclampsia. Chest X-ray is normal. What is the preferred imaging modality to confirm suspected diagnosis? आपको ये ना पोस्टमार्टम पे बहस हुआ करती थी कि VQ कराना है या आपने CTPA कराना है। अब फिर हमने वैसे तो इसमें अब इसमें चेस्ट एक्सरे होता है, आप नॉर्मली कराते हो विद विंडो ना,
लेकिन अगर पोस्टमार्टम भी है तो फिर हमने यही प्रेफर किया था कि वीक्यू स्कैन ही प्रेफर करना है आपने। इस पे इस तरह बहस होती थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप नहीं कराते ना CTPA, क्योंकि उसने क्या कराना है, क्योंकि उसमें आपके पास ब्रेस्ट हाइपरट्रोफी हो रही होती है, तो उसने ब्रेस्ट मेलिग्नेंसीज करानी होती है, CTPA कराता है, तो इसलिए आप VQ कराते हो। तो पोस्टमार्टम इसलिए हम कहते थे कि शायद पोस्टमार्टम तो डेवलपमेंट हो चुकी होती है सारी मेमरी ग्लैंड्स की, तो लेकिन हर जगह फिर यही मिला था ज्यादातर जो है ना VQ प्रेफर करना। 104 तो 102 MCQ है मैम ये 24। हाँ जी। मैम ये इसमें, हाँ, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो हम वीक्यू स्कैन करवाएंगे, तब तो 100% VQ ही है। सही है ना? लेकिन मतलब ये अगर आप सेफ्रोन में तो पोस्टमार्टम ये की लिखा बात हुआ है होती कि है, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर भी आप हाँ वीक्यू जी, स्कैन करवाएं, इन प्रेगनेंसी भी वीक्यू स्कैन कराएं, दोनों में मतलब वीक्यू स्कैन हाँ जी, अक्सर कर रहे हैं। VQ बहस हुआ प्रेगनेंसी में तो 100% VQ ही है ना। बहस हुआ करती थी हम्म। पोस्टमार्टम, कि पोस्टमार्टम तो अब आपके पास क्यों नहीं हम कराते VQ, क्यों नहीं हम CTPA कराते प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट हो रही होती है, मेमरी ग्लैंड्स हाइपरट्रोफी हुई होती है, तो मेलिग्नेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी के, तो इसीलिए VQ कराते हैं। अब वो बहस जो करते थे सारे, वो इस बात पे क्या करते थे कि पोस्टमार्टम तो अब प्रिपरेशन हो चुकी है, तो अब तो नहीं जरूरत, लेकिन इन्होंने यही कहा है कि प्रेफरेबल स्टिल वही होता है। 1 or 2 MCQ हमारे पास है। 24 years old women with a history of DVT 3 years back taking OCPs is now 9 weeks pregnant. Her OBS wants to recommendation regarding antithrombotic recommendation. आपको पता है कि prophylactic low molecular weight heparin आपने जो है ना वो इसमें देनी होगी। DVT उसे 3 years back हुआ था। इसमें अब OCPs रिलेटेड है, ठीक है, कि अगर पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ DVT है रिलेटेड टू एस्ट्रोजन थेरेपी, तो आपने प्रोफाइलेक्टिक प्रेगनेंसी में देनी ही देनी है, और प्रेगनेंसी में आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन नहीं देते हो, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा, 103 MCQ हमारे पास है। मैम इसमें थेराप्यूटिक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन वाला ऑप्शन भी है, वो फिर किसमें देंगे? थेराप्यूटिक का नहीं है, ये तो आपके पास ईस्ट्रोजन वाला। थेराप्यूटिक वाला तो हमने उसमें पढ़ा था ना एप्ला में, एप्ला में हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था, रिमाटोलॉजी में, याद है आप लोगों को उसका? कब देना था थेराप्यूटिक एप्ला में, कौन बताएगा? प्रेगनेंसी जब होगी तो हमने सबसे पहले एस्पिरिन देना है, और जब हार्ट बीट कंफर्म हो जाएगी तो फिर हमने उसमें हेपरिन देना है। लेकिन अगर थ्रोम्बोसिस हो गई है तो हमने उसको थेराप्यूटिक डोज पे डालना है हेपरिन की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हमने दो किस्म के नहीं एप्ला नहीं पढ़े थे। नहीं, उसमें ये हमने दो बताए थे किस्म ना के कि एप्ला अगर पढ़े थे। जो है वो एक सेकंड, प्रेगनेंसी, हाँ आप बोलिए। हमने दो किस्म के एप्ला, हमने ऑप्स से रिलेटेड पढ़ा था, हमने जो है वो पढ़ा था कि सिंपल एप्ला आपके पास विदाउट आपके पास प्रेगनेंसी हुआ है, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस जो हमने पढ़ा था उसमें हमने हाई रिस्क भी पढ़ा था, लो रिस्क भी पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि आपके पास अगर पेशेंट जो है वो एबॉर्शंस के साथ आया है और अब उसने कंसीव कर लिया है, ठीक है, प्रीवियसली एप्ला ऑब्स्टेट्रिकल एप्ला है, ठीक है, अब उसने कंसीव किया तो आपने इनिशियली प्रोफाइलेक्टिक डोज में स्टार्ट करना है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ड्यूरिंग उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्रोफाइलेक्टिक डोज में था, फिर दोबारा एबॉर्शन हो गया, अब आपको थेराप्यूटिक डोज में ही देना होगा उसको, ये पढ़ा था, ठीक है, रिवाइज करना ये। हम्म। अच्छा, 103 MCQ हमारे पास है। आप पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स मैडम डेवलप। एक MCQ ऐसे भी आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हेपरिन ले रही है, और पोस्टमार्टम उसको वारफरीन भी हमने कब शिफ्ट करना होता है फिर, मतलब कितने पोस्टमार्टम कितने डेज पोस्टमार्टम तक तो हमने आप हेपरिन देना आप होता ये कहते हैं ड्यूरिंग आप करो, और आफ्टर पोस्टमार्टम इमीडिएट भी आप स्टार्ट कर दो। इसमें ऑप्शन जो संजय शर्मा ने MCQ दिया हुआ है वो तो कहता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर और पोस्टमार्टम वारफरीन पर डाल दो पेशेंट को, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वारफरीन। 103 MCQ हमारे पास है। आप पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ, लेकिन आपने प्रेफरेबल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देने होते हैं। A patient with a history of recurrent thromboembolic events develop a DVT despite full anticoagulation with heparin. Which one of the following causes of thrombophilia is associated with resistant to heparin? heparin का मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है? एंटीथ्रोम्बिन 3 के थ्रू होता है, ठीक है। जब एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी होगी तो हेपरिन अच्छा वर्क नहीं करेगा। एक MCQ मैंने पढ़ा था कि एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी है, स्टिल प्रेग्नेंट है फीमेल, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हेपरिन ही देना होगा, लेकिन अब हेपरिन की डोज बहुत ज्यादा बढ़ा के दोगे। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 104 है। न्यूबॉर्न
baby has continuous bleeding from the umbilical cord stumps. His two other siblings have the same problem. अब यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं हीमोफिलिक में आपके पास इस तरह की ब्लीडिंग होती है, तो हीमोफीलिया आपके पास एपीटीटी के साथ आता है। 105 MCQ है 40 years old female is a diagnosed case of stage 3 breast carcinoma on chemotherapy presented with acute painful right leg swelling. Doppler ultrasound confirms the diagnosis of deep vein thrombosis. अब आपको पता है कि आप मेलिग्नेंसी में भी जो है ना लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्रेफर करते हो और उसमें भी आप 6 मंथ्स के लिए देते हो। प्रोवोक डीवीटी में सिर्फ एक मेलिग्नेंसी ऐसी चीज है जिसमें आप लंबे टाइम के लिए देते हो, वरना प्रोवोक डीवीटी में 3 मंथ्स के लिए देते हो। 106 MCQ हमारे पास है फीमेल presented with sudden onset of chest pain with shortness of breath. She was taking warfarin for the above knee DVT for last 15 days. हार्ट रेट उसका 150। अब टिपिकल सिनेरियो उसका बनाया हुआ है आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, लेकिन बीपी कम है। हाइपोटेंसिव क्राइसिस में आ जाए पेशेंट, शॉक में आ जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो थ्रोम्बोलिसिस करानी होती है। मैडम ये हाँ जी, जो मैलिग्नेंसी के साथ सबकुटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना होता है 6 मंथ। अभी जो पास मेडिसिन में एमसीक्यूज है उन्होंने उसमें वो मैलिग्नेंसी के ओरल साथ एंटीकोगुलेंट्स प्रेफर किए हैं। विडॉक्स दिया हुआ है। हाँ जी, अब उन्होंने ना डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स की प्रेफरेंस आ गई है कि वो कहते हैं आप 3-2, लेकिन अभी जो रिसेंटली ये चेंज हुआ है, लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, जिसमें उन्होंने इवन के हार्ट में भी ना जो नॉन वेलुलर एफib है उसमें भी डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स को डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स का। जी मैडम। अच्छा ऑप्शन मतलब यानी है सही, लेकिन आपके पास जो है ना जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फॉर 5 days देन स्विच टू रिवारोक्साबेन फॉर 6 months, ये ऑप्शन भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन जो है ना प्रेफरेबल अभी तक जो है वो जो इन बुक्स में चल रहा है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ही चल रहा है। बहुत कम जगहों पे आया है कि जिन्होंने रिवारोक्साबेन को, जैसा कि अप टू डेट ने किया हुआ है, रिवारोक्साबेन को प्रेफर किया हुआ है। पास ठीक है, मेडिसिन में भी रिवारोक्साबेन को प्रेफर किया पास हुआ है। मेडिसिन में सीएमडीटी में देखिएगा, क्योंकि ये लोग जो फॉलो करते हैं ना सीएमडीटी, क्योंकि जब हमने लास्ट एग्जाम दिया था तो उस टाइम तक हमने इसी को फॉलो किया था। उस टाइम तक ना अंडर वो था, अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब अंडर कंसिडरेशन था, इवन के हार्ट में भी अंडर कंसिडरेशन था, अप्रूव नहीं हुआ था। सही मैडम। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी देखूंगी फिर 2024 की जो आई है। 106 MCQ हमारे पास थ्रोम्बोलिसिस आ गया। 107 MCQ हमारे पास है a 25 years old lady presented with a swollen left lower limb when she was 12 weeks pregnant. अब आपको पता चल गया है कि उसको जो है ना 12 वीक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है। डॉपलर स्टडीज में फेमोरल वेन डीवीटी थी, नो हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोफीलिया। अब आपने क्या करना है, आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और वॉर्फिन 6 वीक्स पोस्टपार्टम। देखो ये आप जो चीज पूछ रहे थे ना, ये आ गया। 108 MCQ हमारे पास है एन 8 years old boy who is diagnosed case of severe hemophilia A presented with calf muscle hematoma। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हीमाटोमास के साथ हमें एक पेशेंट आया था लॉन्ग केस में, शॉर्ट केस में जब तैयारी करी थी उसकी, मतलब तो उसमें लॉन्ग केस में था, तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। वो मैंने उसका पोलियो बनाया था डीडीज में, तो उसे बेसिकली इलियोसवास हीमाटोमा था जिसकी वजह से उसको वेस्टिंग हो गई थी यूनिलैटरल सारी। फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट अब अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो विच ब्लड कंपोनेंट विल यू ट्रांसफ्यूज। फैक्टर 8 अगर नहीं होता तो हमारे पास क्रायोप्रेसिपिटेट में हायर अमाउंट ऑफ फैक्टर 8 होता है, तो आपने वो यूज करना है। 109 MCQ है which one of the following thrombophilia predisposes to both arterial और venous thrombosis। मैंने आपको पहले भी पढ़ाते हुए बताया था कि इस तरह के MCQs आते हैं कि कौन सी जो है आपके पास OCPs वीनस करेंगी, कौन सी आर्टीरियल करती हैं, कौन सी बोथ आर्टीरियल वीनस, OCPs नहीं वैसी कौन सी डिजीजेस। तो एप्ला आपके पास जो हमने रिमेटोलॉजी में डिस्कस किया था कि दोनों किस्म का कराता है, आर्टीरियल भी वीनस भी। ठीक है, इस तरह का पास मेडिसिन में एक OCP से रिलेटेड MCQ है जिसमें वीनस आंसर है, वीनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो इस तरह का जो है ना ये अच्छा अल मगरिबी ने लिखा हुआ है कि कौन सा आर्टीरियल कराता है, कौन सा वीनस कराता है, कौन सा बोथ कराता है, कॉजेस अलग इसने करके लिखा हुआ है। आपके पास 110 MCQ है कि अ पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन वारफरिन फॉर अनप्रोवोक्ड डीवीटी। अनप्रोवोक्ड का मतलब है कि आपको कोई कॉज नहीं पता, इसमें आपने लंबे टाइम के लिए देनी होती है, 6 मंथ्स के लिए। प्रोवोक्ड हो तो आप 3 मंथ्स के लिए देते हो, एक्सेप्ट मेलिग्नेंसी। पेशेंट हैज डेवलप पर्पल ऑफ द स्किन INR 1.9। व्हाट इज द कॉज? विस्न बोलते हैं इसको, वारफरिन इंड्यूस्ड जो है आपके पास जो है ना ये स्किन सबक्यूटेनियस जो है लेजन्स आ जाए,
तो ये हमारे पास प्रोटीन सी डेफिशिएंसी के साथ होता है। वॉरफ्रीन आपके पास क्या मैकेनिज्म करती है, इनिशियली किस पे एक्ट करती है, प्रोटीन एस और सी पे करती है, इसीलिए आपने इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपने हेपरिन जरूर देना होता है स्टार्ट में इनिशियल कवर, क्योंकि इनिशियल आपके पास क्या हो जाता है कि आपके पास थ्रोम्बोटिक स्टेज ज्यादा बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटीन सी और एस पे एक्ट करती है। प्रोटीन सी और एस ने आपके पास क्या कराना होता है, कौन बताएगा? हाँ जी जी, क्या मैम, क्या कराना? पूछ रहे हैं? आपके पास तो इनिशियल वॉरफ्रीन के साथ ओवरलैप आप क्यों देते हो हेपरिन का? क्योंकि ये पहले प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को इनहिबिट कर रही होती है, जो कि नेचुरल कोएगुलेंट्स, नेचुरल प्रोथ्रोम्बोटिक एंटी स्टेट कोएगुलेंट्स होता है होते हैं। ये। तो उसकी वजह से अ, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट इनिशियली आती है, उसको ब्रेच करने के लिए हेपरिन देना होता है। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, प्रोटीन सी और एस जो है हमारे पास उनका रोल क्या है, एंटी कोगुलेंट का। तो ये इनिशियली जो है ना फर्स्ट 2-3 डेज में आपने ओवरलैप इसका देना होता है, मतलब हेपरिन के साथ, क्योंकि प्रोटीन सी और एस डेफिशिएंसी कराती है, पहले इस पे इम्पैक्ट करेगी इमीडिएटली। इसकी ठीक है, नेक्रोसिस होती है ना मैम इसमें, अगर इस उसकी वजह ऑलरेडी डेफिशिएंसी होगी तो स्किन नेक्रोसिस हो जाएगा फॉर से। यू। वेस्ट में बोलते हैं जो वार्फरिन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस। और मैडम अगर 111 हेपरिन रेजिस्टेंस हो तो फिर ब्रिजिंग किसके साथ हेपरिन करेंगे रेजिस्टेंस आपके पास एक ही अगर केस में हेपरिन आएगी। रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है? हेपरिन रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही केस में आती है, जो कि एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी है, क्योंकि हेपरिन ने एंटी थ्रोम्बिन 3 के थ्रू एक्ट करना होता है। फिर आपको हेपरिन बहुत हाई डोज में देनी पड़ती है। 111 MCQ हमारे ओके। पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डीबीटी? आपको पता है कंट्रास्ट फिनोग्राफी कराते हो आप। 112 MCQ है, 7 years old girl requiring a tonsillectomy undergoes pre-operative laboratory testing which revealed a prolonged APTT for 80 seconds. Prothrombin time is normal. Patient has no history of bleeding. Mixing studies corrected the APTT. अब आपको पता चल गया मिक्सिंग स्टडीज जो है वो उसने करेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे उसका जो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है, लेकिन कोई हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग नहीं है। अगर हमारे पास हीमोफीलियाज होते तो ब्लीडिंग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती। ठीक है, उसमें आपके पास यकीनन मतलब वो जो है ना वो एक्वायर्ड और इस तरह की कोई मतलब बचपन से कोई इसकी हिस्ट्री ब्लीडिंग की होती। तो यहाँ पे आपके पास पेरी ऑपरेटिवली पता चला, ये भी इनका एमसीक्यू बहुत फेवरेट है, एक फैक्टर 13 का, एक फैक्टर 12 का, कि सडनली आपको पता चले तो फिर आपके पास जो है पहले कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं, तो वो फैक्टर 12 होता है, जो ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव या इस तरह पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता वो। 113 MCQ हमारे पास है, which one of the following type of lymphoma is most commonly likely to have involved CNS involvement? जो हमारे पास diffuse large B cell lymphomas है, ये CNS involvement में होते हैं। अब ये हमारे पास ऑनकोलॉजी भी इन्होंने साथ डाल के दी हुई है, तो आप लोग पास मेडिसिन से भी कर रहे होंगे। CNS ट्यूमर्स हमने मेरा ख्याल है न्यूरो में भी थोड़े से 1-2 पढ़े थे, और मैंने आपको बताया था मास्टर DIMM से आपने अच्छे से करने हैं। 114 MCQ है, 25 years old female presented with left calf pain and swelling for 4 days. Duplex ultrasound of the leg confirmed popliteal vein thrombosis. Patient was admitted to the hospital for cholecystectomy 10 days before. What should be the next treatment? अब हमारे पास प्रोवोक डीबीटी है, मैंने आपको बताया था 3 months के लिए आपने देनी है। 115 MCQ हमारे पास है, how much units of unfractionated heparin for 24 hours is required to achieve anticoagulation? अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की आपको पता है कि आप वेट के अकॉर्डिंग निकाल रहे होते हो, इनिशियली आप कितने यूनिट्स देते हो पर केजी के हिसाब से, उसके बाद आप कितने करते हो, इवन कि आप हार्ट में भी ये प्रैक्टिस कर रहे होते हो। कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? मैम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्या पूछ अब रहे थे? हेपरिन तो हम इनिशियल लगा देते हैं, 1 cc हेपरिन हम डायरेक्ट लगाते हैं जब हम एमआई का पेशेंट हमारे पास आता है। उसके बाद हम इन्फ्यूजन चला देते हैं 2.5 यूनिट्स डाल, फिर हम उसमें 2.5 cc डाल के 100 ml नॉर्मल सलाइन में हम चला देते हैं उसको। तो इसमें हम इनिशियल बोलस किस किस वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं हेपरिन को। वैसे आपके पास जो है अनफ्रैक्चरेटेड हेपरिन के यूनिट्स एंटी कोआगुलेशन के हिसाब से आपने 35,000 इंटरनेशनल यूनिट्स देने होते हैं। आप उसमें जो करते हो बोलस, आप 5,000 एक सीसी में ना 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, तो तकरीबन आप 75 इंटरनेशनल यूनिट्स निकालते हो पर केजी के हिसाब से इनिशियल, फिर 18 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से मेंटेनेंस पे डालते हो। 116 MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ डॉक्टर लॉन्ग रितुज, टर्म? एक इसमें आपने बताया बोलस डोज है 75 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी एंड और मेंटेनेंस इज maintenance 18 हाँ जी,
18 यूनिट्स, ठीक है, थैंक यू। अच्छा 116 MCQ हमारे पास, which one of the following is the long term effect of administration of heparin? ऑस्टियोपोरोसिस कराती है। हीमाटोलॉजी में ऑस्टियोपोरोसिस की कॉजेज में ड्रग्स में हेपरिन सबसे ऊपर उन्होंने लिखी हुई है। अच्छा एक MCQ जो हमें एग्जाम में आया था, हेपरिन इंड्यूस जो है ना वो थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड प्रोफाइल डिरेंज होती है। ये MCQ हम लोगों को आया था जिसमें ना वो किसी भी क्लास में फिट नहीं हो रहा था, मेरा तो ये गलत हुआ था। तो उसमें शायद मुझे जो याद पड़ रहा है ना, उसमें एक चीज नॉर्मल रह जाती है, T3 T4 खराब होते हैं, TSH नॉर्मल रह जाता है। ठीक है, ये पास मेडिसिन का एक MCQ है कि थायराइड पे किस तरह असर करती है हेपरिन। 117 MCQ हमारे पास है, 67 years old female presented with is referred to you for consultation after abnormal CBC result detected on routine annual screening which shows HP 12.3, WBC is 29,000 with 85% lymphocytes, platelets 2,35,000। पेरिफेरल फिल्म पे स्मथ सेल्स आ गए हैं उसके। स्मथ सेल्स किसको शो करते डॉक्टर हैं? डरूज पेज चेंज कर देंगे? सॉरी इट इज अच्छा ऑन द ठीक अदर पेज राइट? ठीक है। अच्छा इसमें स्मथ सेल्स आपके पास कौन सी ट्यूमर में आते हैं? CLL में आते हैं, ठीक है। CLL अब समझ लेकिन यहाँ समझ पे, चल CLL। हाँ जी, अब यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक है। मैंने आपको बताया था कि CLL में आपके ट्रीटमेंट की इंडिकेशंस होती हैं कुछ, अदरवाइज आपने फॉलो अप कराना होता है। CLL का मेरे पास शॉर्ट केस में आया था, तो उन्होंने मुझसे ये इंडिकेशंस पूछी थी ट्रीटमेंट की। इंडिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट ये होती है, डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मैसिव आपके पास सप्लीनोमेगेली आ जाए जो कि 6 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, मैसिव आपके पास प्रोग्रेसिव लिम्फेडिनोपैथी आ जाए, या लिम्फोसाइट्स का काउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया 2 मंथ्स में, या डबल हो गया लेस देन 6 मंथ्स में। ठीक है, स्पेयर बी डॉक्टर सेल अरूज यहाँ सिम्टम्स। ना मैंने करेक्शन देनी थी कि सॉरी, अच्छा ठीक है, वो पास मेडिसिन से मैंने मिक्स कर दिया था। आपने बताया कि स्प्लेनोमेगेली 6 सेंटीमीटर बता रही हैं आप? हाँ जी, अच्छा बस ठीक है, हाँ यही थी, ठीक है ठीक है ठीक है, बस चलें, सॉरी। ठीक है। अच्छा 118 MCQ हमारे पास है, an 18 years old man presented with recurrent epistaxis, hemoptysis and 2 episodes of melena. Blood tests include coagulation parameters are within normal limits except low HP. Chest X-ray show multiple pulmonary nodules. Patient has multiple dilated veins on lips and nose. What is the most likely diagnosis? Osler-Weber-Rendu syndrome है। ये पेसिस के कैंडिडेट्स के लिए बहुत आता है ब्रीफ क्लिनिकल स्टेशंस में, ठीक है। Osler-Weber-Rendu syndrome, इसमें कोराकाउ क्राइटेरिया अप्लाई होता है, जिसमें रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, टेलेंजिएक्टेसियास, विसरल लीजन्स और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। 2 आउट ऑफ 4 मिल जाए तो प्रोबेबल, 3 आउट ऑफ 4 मिल जाए तो डेफिनेट। 119 MCQ हमारे पास है, a 43 years old female presented with heaviness and aching in the right leg. Patient is on warfarin therapy for proximal DCT for 4 months. INR उसका 2.7 है। Patient complains increasing swelling and itching in the calf region. How will you treat this patient? अब आपने कंप्रेशन स्टॉकिंग उसको देनी है। इसमें पेशेंट को इचिंग हो रही है, सजेस्टिव ऑफ पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। अब जो पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम होता है, इसमें आपके पास जो है ना पेनफुल कास्ट, प्लूराइटिस, स्वेलिंग और वेरिकोज वेन्स, इसमें आपके पास कंप्रेशन स्टॉकिंग का रोल होता है। ठीक है। 120 MCQ, इन विच टाइप ऑफ एनीमिया स्प्लेनेक्टमी इज मोस्ट हेल्पफुल? हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में आप पढ़ते हो, उसमें ही है। अच्छा नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ सेप्सिस आफ्टर स्प्लेनेक्टमी? आपको पता है नीमोकोकस है। आप स्प्लेनेक्टमी अगर इमरजेंसी से है तो फिर आपने कितने अर्से बाद देनी होती है नीमोकोकल वैक्सीन? ये पढ़ाया था मैंने बैच 2 को। 2 वीक के बाद। 2 वीक्स के बाद। और अगर इलेक्टिव है तो 5 ईयरली। 2 वीक्स बिफोर। ठीक है। नहीं मैं, हाँ ठीक है। 122 MCQ हमारे पास है, a patient has developed DVT, labs were done which shows PT 15 seconds and APTT 69 seconds. Mixing studies were done which does not correct the APTT. What is the most likely diagnosis? अब हमारे पास या तो एक्वायर्ड हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। एप्ला में आपके पास ट्रांजिएंट APTT डिरेंजमेंट आती है, ये हमने पहले पढ़ा था ये वाला। ठीक है। 123 MCQ हमारे कौन सा पास है, MCQ करवा रही हैं डॉक्टर डरूज? हाँ 123 123। हम लोग कर रहे हैं 122। असल में ये जो आपके पास पिक्चर्स है ना, इसमें इस तरह नहीं आया हुआ, MCQs की तरतीब वो खराब कोई है थोड़ी। मसला नहीं। हाँ थोड़ी वो आप ज्यादा MCQs हो गए हैं।
आगे पीछे है इसमें। अच्छा 123, अब आप लोगों के पास ना बुक्स बहुत जरूरी हैं, बुक्स होनी चाहिए आप लोगों के पास। अच्छा 123 MCQ है, which one of the following thrombophilia increase the risk of developing venous thromboembolism in patient taking OCPs? अब हमारे पास फैक्टर 5 लीडिंग म्यूटेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, आपके पास किस चीज का होता है, थ्रोम्बोफिलिया। अगर वो पूछते हैं विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो आपके पास वो वोन विलिब्रियन डिजीज होती है, विच इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दैट लीड्स टू कोagulation क्लॉट्स, वो थ्रोम्बोफिलिया जो है फैक्टर 5। फैक्टर 5 लीडिंग म्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब फैक्टर 5 ऐसा होता है कि फैक्टर 5 और एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस, इसका नाम क्यों होता है कि फैक्टर 5 में ऐसी म्यूटेशन हो जाती है कि इसने जाके मिलना होता है, जाके मिलता है प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है ये। ठीक है, अब प्रोटीन एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस आ जाती है। अब प्रोटीन सी तो एक्टिवेट हो जाती है आपके पास, लेकिन प्रोटीन सी जो है ना उसकी रेजिस्टेंस आ जाती है। प्रोटीन सी ने क्या करना था, एंटीकोगुलेंट रोल, जब उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी तो जिसकी वजह से क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए फैक्टर 5 लीडिंग म्यूटेशन का दूसरा नाम डिजीज का होता है एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस। प्रोटीन सी एक्टिवेट तो हो जाती है लेकिन रेजिस्टेंट हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस आ जाती है। फैक्टर 5 में ऐसी, फैक्टर 5 ने जाके प्रोटीन सी को एक्टिवेट करना होता है। फैक्टर 5 में ऐसी म्यूटेशन होती है कि वो ऐसे जाके एक्टिवेट करती है प्रोटीन सी को कि वो रेजिस्टेंस आ जाती है उसकी। 124 MCQ हमारे पास है, a patient with a trauma with massive bleeding came to the surgical emergency. The surgical resident needs your help regarding transfusion in emergency without cross matching. आपको पता है O नेगेटिव आपके पास यूनिवर्सल डोनर है। 125 MCQ, last MCQ, 32 years old woman from the South Punjab was admitted to the hospital with shortness of breath and fatigue. ये हमें एग्जाम में आया था। Patient has massive splenomegaly and pallor, low HP and raised IgM levels. What is the probable diagnosis? अच्छा, अब यहाँ पे मैसिव स्प्लीनोमेगेली की डिजीज में आपको पता है क्या चीजें आती हैं, हम याद क्या करते थे कि आपके पास क्रॉनिक मलेरिया, लिशमैनियासिस, कालाजार और CML CLL। तो अब यहाँ पे हमारे पास पेशेंट साउथ पंजाब से आ रहा है और बाकी उसको जो है ना IgM लेवल्स रेज्ड हैं उसके, तो ये टिपिकल ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगेली को शो करता है। ठीक है, अच्छा, जिसमें लिशमेनियासिस इसके हाइपरगैमाग्लोबिनुरिया, लिए कोई रीजन का होगा, कोई रीजन का उसमें होगा तो जिससे बलूचिस्तान का हम देखा थोड़ा। गया था, बलूचिस्तान का जरूर। ओके, ठीक है, सही। और यहाँ ट्रॉपिकल तक स्प्लीनोमेगेली स्टेरियो की स्थिति। साउथ पंजाब। हाँ जी, ये साउथ पंजाब, पंजाब साइड से। हाँ मैम, अगर ये रीजन वगैरह अगर उसमें जो है रेज्ड आईजीएम लेवल, फॉर एग्जांपल इसमें बोले यहाँ पे टिपिकल बलूचिस्तान, रेज्ड आईजीएम आ इसमें गया ना, भी वो तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल स्प्लिनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली का है। कालाजार में कोई इस तरह रेज्ड आईजीएम नहीं होता है। ट्रॉपिकल स्प्लिनोमेगेली ओनली इन मलेरिया, एंडेमिक मलेरिया में होता है ना मैम? हाँ जी, क्रॉनिक मलेरिया के साथ। ठीक है। ठीक है, हमें मैडम इसका ये MCQ आया था। आपने जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के डोज बताए थे पर केजी के हिसाब से काइंडली रिपीट करें। हमने 75 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी के हिसाब से, आप इनिशियल बोलस लगाते हो ना, ये MI के केस में हम जो कर रहे होते हैं, और हम 18 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से हम मेंटेनेंस पे डालते हैं, जिसमें हम 2.5 इंटरनेशनल यूनिट्स 2.5 सीसी डाल के उसको हम बोलस में चला, उसमें चला देते हैं इन्फ्यूजन में। ये मैं MI की बता रही थी जो हम कैलकुलेट किया करते थे। वैसे इन्होंने 35,000 इंटरनेशनल यूनिट दिए हुए हैं 24 आवर्स में। अच्छा मैडम, डॉक्टर 75 अनुज, इंटरनेशनल यूनिट बोलस है और 18 मेंटेनेंस है, आप कह रहे हाँ जी, हैं? स्प्लेनेक्टमी के पेशेंट्स में न्यूमोकोकल वैक्सीन के अलावा कोई और वैक्सीन भी देनी होती हैं? इन्फ्लुएंजा देते हो आप? इन्फ्लुएंजा ये कब कब देनी होंगी? नीमोकोकल आप 5 ईयरली देते इन्फ्लुएंजा हो, तो इन्फ्लुएंजा ईयरली आप होगा। 1 ईयरली देते हो आप। 1 year pneumococcal influenza I think 5 नो नो, years मैम ये इन्फ्लुएंजा बात पूछ ईयरली रही होता थी, है। इन्फ्लुएंजा आपके influenza पास yearly 1 ईयरली, 5 yearly नीमोकोकल 5 ईयरली, और आपके पास जो है ना वो देनी कब होती है ये आपने देखना होता है। नीमोकोकल का बहुत डेफिनेटली पूछते हैं कि अगर इलेक्टिव है तो आप 2 वीक्स बिफोर दोगे ऑपरेशन, हाँ, अगर इमरजेंसी स्प्लेनेक्टमी है तो आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, तो मैम समझ आ गया, बस इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल ही देनी है। वैक्सीन यही करा रहे होते हो आप, बाकी एंटीबायोटिक कवर दे ठीक रहे है। होते हो। मैम ये इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल वैक्सीन के वेरिएंट आते हैं,
हाँ 23 बिल्कुल, वेल न्यूमोकोकल के आगे ये 23 और ये सारा कुछ है। तो ये मैम आगे आप बताएंगे या इसमें एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, वो जो है ना ये 80%? ये अच्छे लिखे हुए हैं उसी में, पास मेडिसिन ऑनलाइन में लिखे हुए हैं दोनों वेरिएंट, जो मुझे भी भूल जाते हैं, 23 और एक और भी है इसका, वो निकालना पड़ेगा। पास मेडिसिन में लिखा हुआ है उसके बारे में, वैक्सीनेशन हाँ वाला वो निकालोगे अगर तो पेशेंट ऑलरेडी अगर निमोकोकल जिसको वो लगी ये है हुई ना कि है, इसकी टाइप्स हैं आगे, नीमोकोकल की भी ना एक होती है वैक्सीनेशन की टाइप्स है, मैं आपको ना ये देख के बता दूंगी, मुझे अभी खुद मेरे जहन से नहीं आ रहा। तो ये काइंडली थोड़ा शेयर कीजिएगा अगर, तो मतलब ये क्वेश्चन आते हैं वो इस ठीक है वजह से ठीक है, मैं मैं आपको कल जी शेयर करूंगी, ठीक है। ठीक है, ये थैंक यू। डॉक्टर रूज इसमें एक जगह आपने एमसीक्यू में बताया इंडिकेशंस ऑफ सीएलएल, इसमें 4-5 दी हुई है बुक में, उसमें आप कुछ बता रही थी कि 6 सेंटीमीटर स्प्लीनोमेगली है, इज दैट ट्रू स्प्लीन का और इज साइज, इट बाकी 10? सारे इसमें सारे सही ऑप्शंस दिए, सारी चीजें सही दी हुई, सिर्फ स्प्लीन का साइज नहीं बताया हुआ, 6 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए तो ठीक है। अच्छा, और दूसरा बात ये पूछना चाह रही थी कि ये सीएलएल की जितनी इंडिकेशंस दी हैं इनमें से कितनी हों तो हम विल नॉट कोई विल भी एक ऑब्जर्व, मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए कोई तो एक? फिर हम करेंगे, अच्छा, अदरवाइज हम ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन था कि आईएनआर की रेंजेस किसी जगह 1.5 to 2.5 दी हुई है, कहीं पे नहीं, दी आपके हुई है पास 1. माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट में आपने 3 to 3.5, एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट 2.5 to 3 तक रखनी होती है। वैसे आपने जो है वो 2 to 3 रखनी होती है सिंपल, अगर आपके पास कोई डीवीटी और इस तरह की चीज है, वार्फरिन ले रहा है पेशेंट, लेकिन अगर ड्यूरिंग आपके पास डीवीटी दोबारा उसको ड्यूरिंग उसको वार्फरिन कोई दोबारा से उसको थ्रोम्बोसिस हो गई, तब आपने आईएनआर बढ़ा के 3 to 4 ले जाना होता माइट्रल वेल्व में इसका कितना डॉक्टर, बस इतना रिपीट कर दें एक दफा। है। माइट्रल माइट्रल वाल्व का वेल्व, हम 3 to 3.5, ठीक ओके। है। हाँ, एओर्टिक वाल्व एओर्टिक का वेल्व 2.5 to 3। ठीक है। नॉर्मली जो डीवीटी शीवीटीज होती हैं इनमें आपने 2 to 3, लेकिन ड्यूरिंग वॉरफ्रेम दोबारा से थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो तब आईएनआर बढ़ा के 3 to 4 लेके जाना होता है, ठीक है। ठीक हो, इसमें इसमें प्रेगनेंसी से कोई इसका रिलेशन तो नहीं है, प्रेगनेंसी या नहीं पोस्टपार्टम हमने यही वैल्यूज नहीं, रखनी है? बिल्कुल यही रखनी है। ठीक है, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन हो किसी का? डॉक्टर उरूज, मुझे पूछना था कि वो आपने वॉइस मैसेज सुना था जो मैंने ग्रुप में डाला था? डॉक्टर समिया, मैंने आपका वॉइस मैसेज अभी तक नहीं सुना, मेरे अपने बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और इनका कल फ्रेंच का पेपर है जो कि मुझे खुद भी नहीं आती, मुझे खुद पढ़नी पड़ रही है, तो वो आपका नहीं जो नहीं, मैं इस वजह से हाँ, बोल रही हूँ। नहीं, मैंने उसमें असल में, मैं बता देती हूँ, ग्रुप में ही मैंने ग्रुप में डाला था कि हो सकता है अगर कोई इमरजेंसी में काम करता हो, क्योंकि ना मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी हुई, क्योंकि आपको तो पता है आई एम नॉट इन पाकिस्तान, आई एम लिविंग आउटसाइड। तो उसमें क्या हुआ, आई वाज इन द जॉब, तो उसमें हम लोग, मैं तब इमरजेंसी के एरिया में होती हूँ ना, तो इमरजेंसी में आपका ना सी टेस्ट का क्राइटेरिया होता है ना कि कैट 2 में कब डालना है, एक्यूट में कब डालना है, नॉन एक्यूट में कब डालना है, और लेकिन ये जो सीपीआर है में ना, कब ये होना तो चाहिए। पाकिस्तान वाले हमारे क्राइटेरिया पे तो नहीं आएगा ना पेशेंट, तो ये तो आपको खुद अपने नहीं जो वहां नहीं, पे ये अपने मैं आपको, नहीं नहीं, ये मैं आपको उसके नॉलेज के वाइज मैं पूछना चाह रही थी, अगर ग्रुप में भी किसी का है तो आई वुड रियली लाइक कि वो आंसर कर दे, क्योंकि उसमें ये हो रहा है कि ये जो चेस्ट पेन का जो हार्ट स्कोर होता है ना डॉक्टर उरूज, हार्ट स्कोर हम्म, में जो है वो, अगर हार्ट देखें, अगर आपके पास डायबिटिक हाइपरटेंसिव और टिपिकल चेस्ट पेन पेशेंट आ रहे हैं, तो द पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर मॉनिटर, राइट? हम्म। और वी विल वेट फॉर द हार्ट स्कोर टू बी अबव 4। ये वाला कभी स्कोर वैसे मैंने निकाला भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और इस तरह का हमारे उसमें तो सिंपल जो मैंने जहाँ वर्क किया है इस तरह का सिस्टम नहीं होता था, तो इस वजह से इसका आंसर मैं नहीं अच्छा दे सकती, जो आपका सीनियर वहां पे मौजूद हो ना, आप उससे पूछें ये चीज ना, क्योंकि वो हाँ नहीं, और उस मैंने इसीलिए सिनेरियो में ग्रुप में वर्क कर डाला रहे हैं, था कि क्योंकि किसी को बाकी पता लोग हो, भी क्योंकि ये, नहीं, हाँ बाकी लोग भी आंसर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिनेरियो में नहीं काम कर रहे, जो इस सिनेरियो में काम कर रहा है उसको ज्यादा अच्छा बता सकता है कि आप हर हर जगह के अपनी प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम पाकिस्तान के हिसाब से बता सकते हैं क्योंकि मैंने भी यहाँ पे काम नहीं शुरू नहीं, किया असल था। में अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि दैट पेशेंट एक्सपायर्ड एंड दैट पेशेंट वाज ओनली 45 इयर्स ओल्ड, क्योंकि होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो आप रियल लाइफ सिनेरियोज भी देख रहे होते हैं और वो चीजों को री इन्फोर्स कर रहे होते हैं, तो उस सही, वक्त फिर ये क्योंकि हार्ट आप स्कोर का डॉक्टर चक्कर सिंह आया, देखा तो हो होगा आप सकता ना, है इसी। उनके साथ अपने जो आपकी जो टीम वर्क में उस टाइम उधर शाद हैं तो उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनको प्रोटोकॉल्स हम्म पता है वहाँ के कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन के हमारे हम्म अपने मिस्टर हॉस्पिटल में डिफरेंट सिनेरियो है, मेयो में अलग है,
तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है कि आप किस नहीं, तरह अब ट्रायल जैसे अभी जो हम लोग रहे हैं। जिसमें ये जो अभी हम प्रोटोकॉल्स ये जो सारे हम करते हैं कि जैसे वॉरफेयर हम इस तरह दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, या ये हम जो रूल्स कर रहे हैं अप्लाई, तो ये यूजुअली जो हाँ, FCPS पार्ट 2 में आते हैं, ये कौन सी गाइडलाइंस यूजुअली फॉलो कर रहे होते हैं? अमेरिकन अमेरिकन या यूरोपियन गाइडेंस ज्यादा फॉलो करते हैं। अमेरिकन और यूरोपियन, और ये जो नाइस गाइडलाइंस हैं ये ये उनसे यूके वाले डिफरेंट फॉलो हैं? करते हैं। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, तो हम लोग तो वही जो अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से जो हमें दिया गया उसी के बेसिस पे हमें आंसर करना है ना, और जो CMDT में जैसे आपने बताया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हमें ठीक है, यूरोपियन और फॉलो हो सकता है करनी इसी है। वजह से आंसर नहीं आया ग्रुप में, क्योंकि हो सकता है इमरजेंसी में ज्यादा ना लोग हों, और जो हों तो वो क्राइटेरिया बिल्कुल, भी उसको ना फॉलो कर इसीलिए रहे हों। हर किसी का ना अपना हाँ क्राइटेरिया अपना ही नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और कोई पूछ रहा है, कल हम लोगों का जो बैच 3 है मैं आप लोगों को बताती हूँ स्केड्यूल फिर इसके बाद, ठीक है, ग्रुप पे। कल हीमाटोलॉजी नहीं रिवाइज करनी, कल हम लोग चैप्टर करेंगे, साइकियाट्री करेंगे, ठीक है। चलें फिर इसके साथ क्लास हम करते हैं, और इंशाल्लाह कल फिर होगी बात। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, चले, ओके, अस्सलाम अल्लाह हाफिज। वालेकुम।